जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के लिए हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जल्दी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद हम आपकी जो रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी से आप तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जब आपका रूल बुक आएगी तब आपके पास समय कम रहेगा। इसलिए हम इससे पहले कुछ मेन टॉपिक हैं इनको तैयार कर लेते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं शब्द रचना। ठीक है, शब्द रचना हमारे टॉपिक का नाम है। इसके अंदर हम कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, डिटेल में क्यों पढ़ाऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए शब्द रचना, इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा में यौगिक शब्द रचना के मुख्य आधार कौन कौन से हैं। जैसे हिंदी भाषा, इसमें यौगिक शब्द रचना हम इसको समझ लेते हैं। यौगिक यानी कि जिसका दो शब्द हों, दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, शब्द रचना। ठीक है, यौगिक यानी कि दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया। ठीक है, शब्द रचना के मुख्य आधार कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से आधार से हम नया शब्द की रचना कर सकते हैं। उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग ये क्या है, आधार है शब्द रचना का, इससे हम नया शब्द की रचना करते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय से भी नए शब्द की रचना होती है। संधि और समास। तो प्रश्न यहाँ से ऐसा पूछा जा सकता है कि शब्द रचना के मुख्य आधार कौन कौन से हैं। शब्द रचना के मुख्य आधार कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिए उपसर्ग, इससे भी एक नया शब्द बन जाता है। प्रत्यय, संधि, समास। तो हम इन चारों के बारे में शब्द रचना टॉपिक के अंतर्गत डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम उपसर्ग को कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ने की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ, उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे मैं टॉपिक पे ही ज़्यादातर बात की जाए। ठीक है, शब्द रचना 3 प्रकार से होती है। शब्द रचना कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से शब्दों की रचना होती है। अभी हमने जो देखा ऊपर वो शब्द रचना के आधार देखे, आधार और रच, इसमें कंफ्यूज मत होना। आधार 4 होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। लेकिन शब्द रचना 3 प्रकार से की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, यानी कि जो मूल शब्द होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द यानी कि जो मेन शब्द होता है उसके पूर्व में उपसर्ग जोड़कर, यानी कि आपका कोई मूल शब्द है, मान के चलते हैं जैसे कि क्या है, हार। ठीक है, हार, इसके आगे मूल शब्द हार है, हार के आगे हमने कोई एक प्रत्यय जोड़ा, प्रय। ठीक है, तो क्या नया शब्द बन गया, प्रहार। देखिए मूल शब्द के आगे हमने उपसर्ग जोड़ा तो एक नया शब्द बन गया। तो शब्द रचना 3 प्रकार से होगी। मूल शब्द के पूर्व में उपसर्ग जोड़कर, पहला प्रकार। दूसरा, मूल शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़कर। देखिए मूल शब्द जैसे कि हार, हम फिर से मूल शब्द ले लें, इसके पीछे यानी कि अंत में जो जोड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, आगे जो जोड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के अंत में कोई शब्द जोड़ें तो क्या बन गया, नया शब्द, हारना। ठीक है, तो शब्द रचना 3 प्रकार से होगी। मूल शब्द के आगे शब्द जोड़कर यानी कि उपसर्ग जोड़कर, मूल शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़कर यानी कि जो बाद में शब्द जोड़ते हैं, अक्षर जोड़ते हैं, उसको प्रत्यय कहा जाता है। या फिर दो अलग अलग अर्थवान जो स्वतंत्र शब्द होंगे उनके संयोग से, यानी कि संधि, समास। जैसे अलग अलग कोई दो कैसे अर्थमान स्वतंत्र शब्द हैं जिन दोनों के अपने आप में अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, एक नया शब्द बनेगा, उसको भी हम क्या शब्द रचना का प्रकार कहेंगे। ठीक है, इसको हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोई दो शब्द रहेंगे यहाँ पे, दोनों के क्या रहेंगे, अलग अलग अर्थ रहेंगे, इसका अर्थ अलग और इसका अर्थ अलग, लेकिन इन दोनों को जोड़कर एक जो नया शब्द बनेगा तो क्या वो क्या रहेगा, इसका प्रकार। तो आपको मोटा मोटा यहाँ पे जानकारी हो गई है कि शब्द रचना 3 प्रकार से ही बनेगी। कोई मूल शब्द, उसके आगे शब्द जुड़ेगा या उसके पीछे जुड़ेगा, या दो अलग अलग शब्द होंगे उनको जोड़कर एक नया शब्द बनेगा। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम सबसे जो मेन टॉपिक है हमारा उपसर्ग, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एक आपको शब्द दे दिया जाएगा और उसके अंदर पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा उपसर्ग है
या फिर उपसर्ग का नाम ऊपर लिखा होगा और बताना होगा कौन से शब्द में यह उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग किससे मिलकर बना है? उपधन सर्ग। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि उपसर्ग किसके योग से निर्मित है। जैसे उप और सर्ग, इन दोनों का योग से क्या निर्मित हुआ है? उपसर्ग। ठीक है, इसको आप याद रखना, उपसर्ग उपधन सर्ग के योग से निर्मित हुआ। यहाँ पे उप जो है, उप का अर्थ यहाँ पे क्या है? उपसर्ग में समीप, निकट या पास। यहाँ से प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि उपसर्ग में उप का अर्थ क्या है? समीप, निकट या पास। मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतनी डिटेल में आपको और कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा। ठीक है। सर्ग, सर्ग का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? सृष्टि करना या निर्माण करना। ठीक है। उपसर्ग, एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, इसको आगे याद रखिए। उपसर्ग को क्या कहते हैं? उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहते हैं। उपसर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। आदि यानी कि जो प्रारंभ में जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो इसका एक नाम और मिलेगा, उपसर्ग क्या कहते हैं? आदि प्रत्यय भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, हम उपसर्ग का निर्माण करेंगे तो उपसर्ग का निर्माण किस प्रकार से होगा? सबसे पहले यहाँ ध्यान देखिए, कोई सार्थक एक मूल शब्द होगा जिसका अपने आप में कोई अर्थ निकलता होगा, सार्थक मूल शब्द। उसके आगे हम कोई अभिकारी शब्दांश, यानी कि अभिकारी शब्दांश का अर्थ समझिए यहाँ पे, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसको अभिकारी शब्दांश कहते हैं। यानी मूल शब्द के पहले कोई अभिकारी शब्दांश जोड़ेंगे तो इन दोनों के संयोग से क्या होगा? एक नया शब्द बनेगा। तो क्या होगा? इसके अर्थ या भाव में, यानी कि जो मूल शब्द है इसके अर्थ या भाव में परिवर्तन होगा, वो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? मूल शब्द के आगे कोई अभिकारी शब्दांश जोड़ेंगे जिससे मूल शब्द के अर्थ में या भाव में परिवर्तन होगा। ठीक है। अब चलिए उदाहरण से हम इसको समझते हैं, उदाहरण से आप अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा वो इसके क्या थे? कॉन्सेप्ट थे। ठीक है। अब प्रश्न अधिकतर यहीं से पूछा जाता है, जैसे कि अभी मैं उदाहरण से आपको समझाऊं। जैसे कि हार, यहाँ पे क्या है? सार्थक मूल शब्द है, अपने आप में इसका अर्थ है हार। इसके आगे हमने एक अभिकारी शब्दांश यानी प्रा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, प्रा। तो हार के आगे प्रा जोड़ा, हार मूल शब्द है, आगे प्रा उपसर्ग, तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? नया शब्द क्या बना? प्रहार। अब पूछेंगे आप कैसे बन गया? हार के आगे प्र जोड़ा तो प्रहार। तो देखिए, हार का अर्थ यहाँ अलग है और जब इसमें उपसर्ग जोड़ा तो इससे जो नया शब्द बना प्रहार, तो इसका अर्थ अलग है। इसका अर्थ क्या है? मारना। इस प्रहार का अर्थ मारना। बात समझ आई? यानी कि जो मूल शब्द है इसमें कोई भी उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसके जो नया शब्द बनेगा उसमें क्या होगा? अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मोल, मोल यहाँ पे मूल शब्द, सार्थक शब्द, इसके आगे उपसर्ग क्या जोड़ रहा है? अन, अन उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो क्या शब्द बन रहा है? अनमोल। अभी तो मैंने आपको उदाहरण समझाया। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे उससे हमें, ऐसे परीक्षा में प्रश्न आएगा, ऐसे सामने आपका शब्द होगा अनमोल, इससे आपको उपसर्ग बताना है, इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है। तो यहाँ पे मूल शब्द देखेंगे मोल है, इसके आगे क्या जोड़ा? अन, तो अन यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। हम आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में जो उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि हिंदी में जो उपसर्ग, हिंदी भाषा में जो उपसर्ग प्रयोग होते हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं या बांटा जाता है। ठीक है। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग जिनको तत्सम कहा जाता है, तत्सम तद्भव, इनके बारे में हम हिंदी में पढ़ेंगे आगे। यानी कि संस्कृत के उपसर्ग हैं उनको संस्कृत के उपसर्ग हैं उनको तत्सम कहा जाएगा। दूसरा, हिंदी के उपसर्ग जिनको तद्भव कहा जाएगा। तीसरे, आगत उपसर्ग यानी कि जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं तो वो उपसर्ग। ठीक है। तो हिंदी में हम उपसर्ग को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भाग में, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। ठीक है, बात समझ आई? यानी कि जो संस्कृत से उपसर्ग आए हिंदी में उसको तत्सम कहा जाएगा, हिंदी के उपसर्ग में उसको तद्भव कहते हैं, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। ठीक है, 3 भागों में बांट लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग। पहला जो अभी हमने देखा ना हिंदी भाषा में उपसर्ग, तो पहला संस्कृत के उपसर्ग आज इस वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग जिसको तत्सम भी कहा जाएगा। अब एक प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं कि संस्कृत यानी कि हिंदी में संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? तो 20 उपसर्ग होते हैं।
याद रखिएगा, हिंदी भाषा में संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? 20 उपसर्ग होते हैं। अब देखिए 20 उपसर्ग, हम यहाँ पे 20 उपसर्ग के बारे में भी देखेंगे जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, और साथ ही साथ शब्द से उपसर्ग निकालना भी सीखेंगे। ये तुम्हारे पप्पा भी भाई फोन लगाएंगे, तुम्हारे पिताजी। 2 दिन मतलब मैं खाना ही नहीं उठा, फोन नहीं उठा, फोन लेके हम कहीं वो लगाई 2 घंटा, अरे वो उठाता ही नहीं है मैं जब भी लगा। सिर चाय लाऊं तो बना के, अच्छा जरूरत नहीं, ग्लूकोज दम। चलिए यहाँ पे हम शब्द देखते हैं, जैसे अतिवृद्धि है और अत्युक्ति, अत्याचार। तो यहाँ पे इन शब्दों में देखें कौन से उपसर्ग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अतिवृद्धि, इसमें तो साफ दिख रहा है, जैसे वृद्धि मूल शब्द अलग करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे अति, लेकिन इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज रहेंगे, इसमें डिफ़िकल्टी रहेगी। जैसे आप स्टार्टिंग में देखते हैं अत्युक्ति, युक्ति, इसमें अलग करेंगे, अति आएगा, अत्य दिख रहा है ना, इसको अलग करेंगे, अति धन युक्ति, तो मूल शब्द युक्ति और अति, यहाँ भी अति ही उपसर्ग है। अत्याचार, अति धन आचार, ठीक है, इसमें अत्य मत कर देना, यहाँ पे गलती हो सकती है, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अत्याचार, अति धन आचार, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कौन सा उपसर्ग निकल रहा है तीनों शब्दों में? अति। तो एक तो प्रश्न ऐसा बन सकता है, इनमें हमें उपसर्ग पहचानना हो, अतिवृद्धि, अत्युक्ति, अत्याचार। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कौन सा उपसर्ग आया? अति उपसर्ग। प्रैक्टिस कर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। नहीं आप देखिए पढ़ने में बहुत सरल है उपसर्ग टॉपिक, लेकिन जब शब्द आते हैं इसके, हम इसमें से निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे अति है, अति हमारा कौन सा है? संस्कृत के उपसर्ग है। याद रखिए हम संस्कृत उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत उपसर्ग अति है। और आपको कुछ याद ना रहे तो मेन आप क्या रखेंगे? शब्द हैं उससे हमें उपसर्ग निकालना सबसे मेन है। जैसे दूसरा आते हैं अधिकृत, अध्यवसाय और अधिकार। इसमें देखिए अधि प्लस कृत, तो यहाँ तो दिख रहा है अधि उपसर्ग, उपसर्ग यानी कि जो पहले जोड़ा है। अध्यवसाय यानी व्यवसाय में अधि धन व्यवसाय, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, तो अधि धन व्यवसाय, इसको प्रैक्टिस से आपको आएगा। तो इसमें और अधिकार, यहाँ पे अधि दिख ही रहा है, तो कुछ डिफ़िकल्ट शब्द रहेंगे उसमें भी हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा? उपसर्ग अधि, ठीक है। दिख रहा है येलो, उससे लिख रहा हूँ, यदि नहीं दिख रहा है तो आप, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे आप अलग से लिखिएगा। इसमें देखिए अनुमान, अनुकूल, अनुप्रास। तो बताइए यहाँ पे कमेंट्स करके आप कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे जो पहले जोड़ा यानी मान अलग करें, अनु, अनु उपसर्ग है, यहाँ पे अनु, अनु यहाँ पे दिख रहा है हमें अनु उपसर्ग है। अब अगले शब्द पे आते हैं, अपराध, अपहरण, अपशब्द। इसमें हमें दिख रहा है कौन सा है? आगे अप जोड़ा है, अप, अप, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? अप। बात समझ में आ रही है आपको? बस ऐसा ही आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। यदि आपको प्रैक्टिस के लिए शब्द चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं इसकी प्रैक्टिस डाल दूंगा, तो उससे आप और शब्द की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अपिधान, अपिसार, अपिमान। तो यहाँ पे देखिए अपिधान, अपिसार, अपिमान, यहाँ पे धान अलग कर दें मूल शब्द, यहाँ पे सार मूल शब्द, यहाँ पे मान मूल शब्द, तो इनके पहले क्या जोड़ा है सभी के? अपि। तो अपि क्या हो गया यहाँ पे? अपि आपका हो गया उपसर्ग, ठीक है। इतनी बात। चलिए अगले शब्द पे आते हैं, अभिमान, अभिलाषा, अभियान। इसमें उपसर्ग निकालेंगे इन शब्दों में। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है आगे, जैसे मान मूल शब्द, इसके आगे अभी जोड़ा है, लाशा मूल शब्द है, अभी जोड़ा है, यान मूल शब्द है, अभी जोड़ा है, तो यहाँ पे हमारा उपसर्ग कौन सा हो गया? अभी हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको? वीडियो को लाइक कर दी, समझ में आ रहा है? चलिए अगले शब्द पे आते हैं, अवनति, अवगुण, अवमानना। तो अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए इन सब के आगे क्या जोड़ा है? अब, तो उपसर्ग आगे जुड़ा हुआ होता है, तो अब। अभी हम कौन सा संस्कृत के उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। तो अब क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है, अभी क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है। और ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले जो शब्द है उसके आगे जो शब्द है
बस यहाँ पे ध्यान रखिए आगे का शब्द निकालना, तो वो आपका उपसर्ग रहेगा। जैसे आदार, आडंबर, आचरण, इन सब में देखें तो आधन दर, आधन अडंबर, आचरण, तो बोलने में उच्चारण में ही अलग समझ में जाएगा। आ यहाँ पे उपसर्ग है। अगला देखें उद्भव, उत्संग, उद्भव, उत्पाद, इसमें देखिए दो अलग अलग हैं शब्द। देखिए उद्भव, तो यहाँ पे दिख रहा है उद, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? उद। उत्संग में उत आदता है, उद्गम में उद, और उत्पात में उत। ठीक है। उपयुक्त, इसमें कौन सा रहेगा? उप, उपहार उप, उपद्रव उप, तो यहाँ पे उप उपसर्ग है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा कठिन शब्द है, इसको देखिए दुर्गम, दुष्कर, दुर्जन। जब भी आपको दुर, जैसे दुर का साउंड आए या दुस का आए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दुर का साउंड आए या दुस ऐसे साउंड आए, यहाँ पे देखिए दुर है और यहाँ पे दुस, दुर, तो यहाँ पे होगा कौन सा? दू, दू उपसर्ग होगा, यानी दुर्गम दूधन गम, दुष्कर दूधन कर, दुर्जन दूधन कर, यानी विसर्ग संधि के अनुसार यहाँ पे अलग हो रहा है। ठीक है। तो आगे क्या है? यहाँ पे दू बिंदु के साथ। देखिए कठिन शब्द है ना, यहाँ पे गलती हो जाती है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। दुर दुस, दुर दुस का जहाँ पे आपको उच्चारण आए वहाँ पे दू उपसर्ग निकालेंगे। देखिए निवास, निवेदन, निकट, यहाँ पे सिंपल नी देख रहा है। ठीक है। यहाँ पे कौन सा उपसर्ग होगा? नी। संस्कृत के 20 उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 20 के हम उदाहरण यहाँ पे देख रहे हैं। निर्देश, निष्काम, निःशब्द, देखिए यहाँ पे भी उसी प्रकार से दुर था ना, निस, निर आ जाए, निर, निस। ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? निर उच्चारण और निस उच्चारण। ठीक है। देखिए निर्देश, निष्काम, निःशब्द, एक में तो दिख भी रहा है, तो यहाँ पे नी उपसर्ग होगा। ठीक है। क्या होगा? नी। बात समझ में आ रही है? तो देखिए सरल है, लेकिन शब्दों से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ शब्द कठिन हो जाते हैं। जैसे पराधीन, पराकाष्ठ, इसमें हमें सिंपल दिख रहा है, क्या है? परा उपसर्ग। जैसे परिचय, परिणाम, इसमें सिंपल दिख रहा है, क्या है? परि उपसर्ग। परिणाम, प्रगति, इसमें सिंपल दिख रहा है प्रा, कुछ में सिंपल देखेगा। ठीक है। प्रतिकूल, प्रतिदिन, इसमें हमें उपसर्ग क्या दिख रहा है? प्रति। समझ में आ रहा है? चलिए आगे और देख लीजिए। जैसे बेहार, वियोग, तो यहाँ भी दिख रहा है विधन हार, विधन योग, इसमें बी क्या है? उपसर्ग। संतोष या संचय, तो इसमें क्या है? सन, सन। ठीक है। सन, सन, दोनों में आगे क्या जोड़ा है? सन। स्वागत, देखिए ये सब भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ गलती हो जाती है। स्वागत और सु का भी, तो यहाँ तो हमें सिंपल दिख रहा है, क्या है? सु है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा। सुधन आगत, इसका विच्छेद करेंगे, सुधन आगत, संधि में भी हम इसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा उपसर्ग जोड़ा है? सु। तो ऐसे कठिन शब्द भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज हमने संस्कृत के उपसर्ग के बारे में देख लिया। आगे हम संस्कृत के अलावा क्या थे, हिंदी के उपसर्ग देखेंगे और विदेशी भाषाओं से उपसर्ग आए वो देखेंगे। ठीक है। अगली वीडियो हम उनको कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डेली आप वीडियोस देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होकर आपको रेगुलर वीडियो दे पाऊँ। और आपको हिंदी व्याकरण के नोट्स या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए शिक्षक वर्ग 2 के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए, मैं सैंपल देखकर आप एक मिनिमम प्राइस पे ले सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम अपने 10 जो भाई बंधु हैं उनके साथ शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।